नमस्ते मुजफ्फरनगर वालों और नमस्ते के साथ सभी को मेरी राम राम। राम राम तो ले लो भैया। जोश आना चाहिए यार। मुजफ्फरनगर है, किसानों की धरती है। इसे गन्ना बेल्ट कहते हैं, इसे जाटलैंड कहते हैं और कभी दंगों के लिए भी ये बहुत मशहूर रही। तो आज मुजफ्फरनगर के मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम जनप्रतिनिधि रहेंगे, हर सेक्टर के लोग रहेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिरकार मुजफ्फरनगर में कितना बदलाव हुआ। योगी सरकार के आने के बाद बदलाव हुआ है, नहीं हुआ है? अब तो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। उस ट्रिपल इंजन की सरकार ने मुजफ्फरनगर में कितना काम किया है? रोजगार मिला, नहीं मिला? गन्ना किसानों के मुद्दे क्या हैं? शुगर मिलों पर जो बकाया है वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और अभी हमारे साथ पहला पैनल है, हमारे साथ श्री चंद्रमोहन गुरुजी हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। खास बात यह है कि देखिए, हर पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो लड़ाई लड़ती हैं जाति की, लेकिन चंद्रमोहन गुरुजी लड़ाई लड़ रहे हैं जातिवाद के खिलाफ। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ये बहुत अमूमन होता है क्योंकि हरेंद्र मलिक जी भी बैठे हुए हैं और देखिए हमारे साथ संजीव बालियान जी भी बैठे हैं। सबको पता है कि वोट बैंक जातियों से आता है, लेकिन ये जातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नशे के खिलाफ भी आप लड़ाई लड़ते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो हर पहलू पर आप वाकई में एक अच्छी पहल कर रहे हैं, एक समाज सेवी की तरह, एक गुरु की तरह। सर, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जातिवाद के खिलाफ अभियान की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जातिवाद तो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात, अभी देखिए बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो सिर्फ कास्ट फैक्टर पर मुद्दा होता है। यूपी में भी यही होता है, जाति और मजहब के नाम पर ही वोट मांगे जाते हैं। लेकिन आप जातिवाद के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई आपको? माइक ले लीजिए। सबसे पहले जी न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का हम धन्यवाद करते हैं कि हमें अवसर दिया है अपनी बात रखने का। ये जाति व्यवस्था के खिलाफ अभियान कैसे चला, क्यों चलाया? हम आज से 30 साल पहले, लगभग 30 साल पहले दिल्ली से देहरादून जा रहे थे, लेकिन 2 अक्टूबर को ये रामपुर तिराहा कांड हो गया था तो हमको यहाँ रुकना पड़ गया था मुजफ्फरनगर। फिर यहाँ छरौली और सुकरताल, दरियाबाद, बिड्डाएड़ी, भुक्कारेड़ी इत्यादि में फिर हमने भ्रमण किया। तो वहाँ देखा कि वहाँ के युवा, कुछ परिवार तो ऐसे थे जो कि नशे के कारण बर्बाद हो रहे थे। कईयों ने हमें जानकारी दी कि इसके पास जमीन बहुत थी लेकिन नशे के कारण जमीन कम रह गई। हमने कहा कि भगवत गीता के 3 अध्याय के 15वां श्लोक जो है वो किसान के ऊपर है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवा यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कि अन्न से हम सब मनुष्यों का शरीर बना है, लेकिन इस अन्न को बनाने वाला कौन है? किसान। अब उस किसान की नस्ल खतरे में है। हम तभी धार्मिक हो सकते हैं कि किसान की नस्ल को बचाया जाए। फसल से ज्यादा महत्वपूर्ण है किसान की नस्ल। अब फिर इनको कैसे, वहां के युवाओं को कैसे जोड़ा जाए? तो 2 रास्ते थे। एक तो क्रांतिकारियों की यातना बलिदान से जोड़ना। क्रांतिकारियों की यातना बलिदान की कथा जगह जगह करना, कहना, सुनाना। 5 युवा बिड्डाहेड़ी में मिल गए, 5 युवा दरियाबाद में, 5 युवा बुक्करेड़ी। इस तरह से रात रात करके वहां उनको क्रांतिकारियों की यातना बलिदान की कथाएं सुनाई गई। अब जो क्रांतिकारियों से जोड़ना है तो जाति व्यवस्था का खंडन करना पड़ेगा। क्यों? जाति व्यवस्था के विरोधी थे क्रांतिकारी। जो जाति व्यवस्था के, अगर जाति व्यवस्था का जहर अंदर है तो क्रांतिकारियों को भी वो जाति में घसीटेगा। नहीं गुरुजी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा? और आपको लगा कि कुछ बदलाव आपने देखा है? देखा है। हाँ। बदलाव जैसे उनको समझाया गया, क्रांतिकारियों की यातना बलिदान। मैंने कहा अगर क्रांतिकारियों से जुड़ना है तो एक तो नशे का त्याग करना पड़ेगा, जाति व्यवस्था से घृणा करनी पड़ेगी। हम नहीं है, हम जाति व्यवस्था के जहर से मुक्त होना पड़ेगा। प्रयास किया, जगह जगह गांव में रात रात रुके हम। बस 2 ही हमारे काम थे, एक तो नशे का, एक जाति व्यवस्था के जहर से युवाओं को निकालना। और हमें खुशी है इस समय केवल मुजफ्फरनगर में हजारों युवा ऐसे हैं जो खेती करते हैं, किसान हैं, लेकिन चाय तक नहीं पीते। चाय तक हजारों किसान हैं ऐसे। और ऐसे हैं जो रोज रोज नशा करते थे।
तो इसको देखकर हमें अच्छा लगा कि जो हमारा प्रयास है वो किसी हद तक सफल हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है, सफल होना चाहिए। एक और सवाल है, फिर हमारी सहयोगी आपसे सवाल लेंगे। मेरा सवाल ये है आपसे, आपने कहा कि देखिए हम जातिवाद के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और उसका असर है, लेकिन देखिए अभी हरेंद्र मलिक जी से सवाल बात करेंगे तो वो पीडीए की बात करने लगेंगे, संजीव बालियान जी से बात करेंगे तो वो कहेंगे सबका साथ सबका विकास, हिंदू फिर ये सिस्टम के लिए आप मुहिम तो चला रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा आपको नहीं लग रहा कि आपकी मुहिम में रोड़ा बनेगा? और बनता है। राजनीतिक समझ हमारे अंदर नहीं है, राजनीति का हमको ABCD नहीं आता, लेकिन जो हमारा लक्ष्य रहा कि केवल युवाओं को एक नशे से मुक्त किया जाए और जाति व्यवस्था के जहर से उनको अलग निकाला जाए। उसके लिए क्रांतिकारियों से जोड़ा जाए और अध्यात्म से, उनको अध्यात्म से जोड़ा गया। कैसे सुमरन होता है, कैसे आसन होता है, तुमको कैसे आराम मिलेगा, किस तरह तुम्हें खुशी मिलेगी। कुछ लोग तो इस समय ऐसे हैं, केवल हम जिला मुजफ्फरनगर में कह रहे हैं, जिनकी जमीनें बिकने को तैयार थी नशे के कारण, लेकिन धीरे धीरे उनको संपर्क में देर लगी, किसी को 6 महीने लगे, किसी को 1 साल लगा, उनकी जमीनें बची। कई युवा ऐसे थे जो पढ़ाई छोड़ चुके थे, उनको दोबारा से पढ़ाई में लगा, तो आज वे कुछ उसमें वकील हैं, कुछ सरकारी नौकरी में हैं। तो नशे से और जाति व्यवस्था से निकालना मूल उद्देश्य हमारा है। लेकिन गुरुजी, आप ये भी कहते हैं कि अभी आप कहते हैं कि जब तक जनरल, SC, OBC किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल नहीं होते हैं तब तक वो कोई कार्य सफल नहीं होता। जनरल, OBC, SC, ST ये संवैधानिक वर्ग है, संविधान ने हमें वर्ग दिया है। अगर क्रांतिकारियों से हम प्रेम करते हैं तो इस संवैधानिक वर्ग को सबको सम्मान देना पड़ेगा। अगर हम धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं तो इन चारों को शामिल करना पड़ेगा, तभी क्रांतिकारियों की जो इच्छा है ना, सपना है एकजुटता, तभी एकजुटता आएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे सहयोगी हैं, मजदूर किसान, अगर अपने घर में कोई धार्मिक कार्य कर रहे हो तो ध्यान रखना, जो SC का 1 होना चाहिए, ST का 1 होना चाहिए, OBC का 1 होना चाहिए, जनरल का 1 कम से कम, तब तुम अपना धार्मिक कार्य करो, नहीं तो मत करो। देखिए गुरुजी, सवाल ये भी उठता है कि जाति नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि ये तो माना जाता है कि भाई सदियों से परंपरा आ रही है, ब्राह्मण ये करेगा, पूजा पाठ करेगा, शूद्र ये करेगा, वैश्य ये काम करेगा, फलाना ये काम करेगा। तो ये तो जातियों की परंपरा सदियों से हम सुनते आ रहे हैं और चली आ रही है। मैं इसके 3 साक्ष्य दूंगा, एक प्राकृतिक साक्ष्य, एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक धार्मिक साक्ष्य कि जाति व्यवस्था का कोई वजूद नहीं है। प्राकृतिक साक्ष्य यह है, अगर हम किसी जिले से गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली ले आए किसी जिले से, फिर हम किसी से पूछें बताओ इनमें से अलग अलग हैं, सब अलग अलग पहचान लेंगे। इसी तरह से हम आम, पीपल, अमरूद, नीम, इन 4 पौधे ले आए किसी जिले से, फिर पूछें ये अलग अलग हैं, सब बता देंगे अलग अलग। अगर मैं किसी जिले से 4 आदमी ले आऊं, फिर पूछो बताओ इनमें ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर, सैनी, ठाकुर, बनिया कौन है, कोई नहीं बता पाएगा। ये तो प्राकृतिक साक्ष्य हो गया। वैज्ञानिक साक्ष्य, जब हम खून देते हैं, आज तक नहीं हुआ कि जाट का खून गुज्जर में चला गया तो रिएक्शन हो गया, ऐसे आज तक कभी नहीं हुआ हो। किसी जाति का खून दूसरी की जाति में चला गया और वो रिएक्शन हो गया, नहीं हुआ। ये वैज्ञानिक साक्ष्य है। धार्मिक साक्ष्य, महर्षि कश्यप के वंश में भगवान राम हैं और महर्षि कश्यप के वंश में हिरण्यकश्यप हैं। अब भगवान राम को जो अपना वंश का मानते हैं, आज वे अपने को अलग अलग जाति का कहते हैं। महर्षि कश्यप की क्या जाति है? महर्षि कश्यप की संतान में आते हैं ना भगवान राम। जो सूर्य वंश की स्थापना हुई महर्षि कश्यप से हुई है, तो भगवान राम उन्हीं के वंश में आते हैं, महर्षि कश्यप के। और महर्षि कश्यप की संतान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब ये जातियां, अगर महर्षि कश्यप की जो जाति है वही तो राम के वंशजों की जाति होगी अगर आज के हिसाब से। उस समय कहां जातियां थी? इसलिए हम कहते हैं कि मैं दावा करता हूं, किसी भी महापुरुष को तुम जिस जाति का चाहते हो उसी जाति का मैं सिद्ध कर दूंगा। क्यों? कि उस समय जाति थी ही नहीं। चाणक्य महाराज के समय तक जातियां नहीं थी। जैसे
चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों का नाम क्या है? विष्णुगुप्त, और दोनों गुप्त गुप्त हैं। एक ब्राह्मण बन गए, एक क्षत्रिय बन गए। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि जन्मजात नहीं है। मनु महाराज ने स्पष्ट कहा मनुस्मृति में, जन्म ना जायते शूद्रः, जन्म से हम सब शूद्र हैं। अब हम कर्म से हम पद प्राप्त करते हैं कि पहले वैश्य बनो, वैश्य माने इकट्ठा करो, फिर इकट्ठा करने में मत रह जाओ, फिर अक्षत्रिय, उसे अमल में लाओ, आखिरी पद है ब्राह्मण। ये हमारे ग्रंथों में स्पष्ट है। हम ग्रंथों की जानकारी हमको नहीं होती, इसलिए ये सब फैलता है। लेकिन गुरुजी, अगर आप कह रहे हैं राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये आप मानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जाते हैं आध्यात्म से जुड़ने के लिए, गुरुओं से मिलने के लिए, आपके पास भी आते होंगे, तो आपको लगता नहीं है कि शुरुआत राजनीति से ही होनी चाहिए? यानी कि बांटने की कोशिश तो इन पार्टियों पर ही लगती है, यही जातिवाद फैलाते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, और जब तक ये बंद नहीं करेंगे तब तक कैसे आगे आपका ये जो देश है ये पूरा हो पाएगा? हम अपने आप को एक दीपक के समान मानते हैं। दीपक का प्रकाश कहाँ तक फैलेगा, कोशिश की जाती है। हम ये चाहते हैं ये दीपक का प्रकाश, जो दीपक का प्रकाश क्या है, प्रचंड बने, प्रचंड। इसके लिए जनता से नेता है, नेता से जनता नहीं है। जनता जागरूक होगी, जनता को जागरूक, नशे और जाति के व्यवस्था, जाति व्यवस्था के प्रति जब जनता के अंदर भाव आएगा तो ऊपर तक सब ठीक हो जाएगा। पहले जनता के अंदर जागृति आनी चाहिए कि हमारे लिए नशा कितना हानिकारक है, हमारे बच्चों के लिए कितना हानिकारक है, जाति व्यवस्था थी हमारे अंदर या नहीं थी, हमारी परंपरा में, हमारे धर्म में थी जाति व्यवस्था, नहीं थी, इसके बारे में जरा खोज की जाए, अपने ग्रंथों को थोड़ा अध्ययन किया जाए, तो जाति व्यवस्था जनता के अंदर से निकल जाएगी। गुरुजी, एक बड़ी बात, आप नशे की बात कर रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ आपका अभियान चला हुआ है। मेरा सवाल है कि नशे को लेकर ये वाकई में एक बहुत अच्छी मुहिम है, और वाकई में इसको तो सरकार को भी आपकी सराहना करनी चाहिए, हर वर्ग पर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो नशे की बहुत ज़्यादा आदी हो गई है, और जिसके लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन आपसे जुड़कर क्या ऐसे युवा हैं जिन्होंने अध्यात्म की राह पकड़कर नशे को छोड़ा? उसका कोई आंकड़ा आपके पास कि इतने लोगों ने हमने बदला, इन जिलों में बदला, या मुजफ्फरनगर में अगर हम बैठे हैं तो मुजफ्फरनगर में भी हमने इन लोगों को बदल दिया? और इसमें मेरा सवाल ये भी, कितना मुश्किल था ये, क्योंकि नशे को छुड़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। हमने कहा नहीं केवल जिला मुजफ्फरनगर में यहाँ हजारों युवा हैं जो अब चाय तक नहीं पीते, स्वस्थ हैं, खेती करते हैं, जो मजदूर हैं वो मजदूरी करते हैं। यहाँ केवल मुजफ्फरनगर। मैं कहता हूँ कि इसमें कठिनाई थी, क्योंकि क्रांतिकारियों की यातना बलिदान से जोड़ना, फिर क्रांतिकारी जिस चीज से घृणा करते थे, जाति व्यवस्था, उसके से जोड़ना। आपने सुना होगा शहीद भगत सिंह जेल में थे, जो वहाँ सफाई कर्मचारी था बूथा, उससे उन्होंने कहा, क्या कहा, तो मेरी माँ है, मुझे खाना खिला। ये तो प्रसिद्ध है घटना, क्योंकि क्रांतिकारी जाति व्यवस्था उनके सपने में नहीं थी कि देश आजाद होने के बाद जाति व्यवस्था का इतना विकराल रूप होगा, कुकृत रूप होगा, उनको कल्पना नहीं थी। जनवरी की ठंड में भगत सिंह बर्फ की सिल्ली में मार खा रहे हैं अंग्रेजों की। कहा जाता है, किसी ने पूछा तुम्हारे अंदर इतना सहन करने की शक्ति कहाँ से आती है, तो भगत सिंह ने क्या कहा कि मुझे यह है, जब देश आजाद होगा ना, यहाँ ये भेदभाव की नीति खत्म होगी। सूर्यसेन, चटगांव के क्रांतिकारी सूर्यसेन, उनके विषय में जाना होगा, उनके नाखून निकल रहे थे। उनसे पूछा तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि नहीं, जब देश आजाद होगा ना तो जो मेरा युवा होगा इस जाति व्यवस्था से मुक्त होगा, वो सबके साथ एक जैसा रहेगा। सूर्यसेन। अल्लूरी सीताराम राजू जो साउथ के थे, सुना होगा उनके बारे में। और सबसे जबरदस्त जो थे, जिन्होंने राजनीति, सामाजिक और धर्म तीनों के विषय में काम किया, भगवान बिरसा मुंडा, उनके विषय में जानते होंगे। बिरसा मुंडा, उन्होंने पाखंड को और धर्म को अलग किया। उन्होंने कहा पाखंड और धर्म में जमीन आसमान का अंतर है।
पाखंड गंदे नाले की तरह है, धर्म गंगा जी की तरह है। बिरसा मुंडा। तो ये सब लोग जाति व्यवस्था से घृणा करते थे। अब युवाओं के अंदर, जिनके अंदर भरा गया है तू ये है, तू वो है, तू वो है, जन्म से कई परंपराओं से भरा है जी, तो निकालना तो था। लेकिन फिर मेहनत की गई, बहुत मेहनत की गई, गांव-गांव जाया गया और जितने गांव थे वहां रुका गया, युवाओं को समझाया गया, सफलता मिली। गुरुजी, क्योंकि आप चर्चा के हम आखिरी पड़ाव पर है, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूं। आप बात करते हैं किसान, मजदूर, अध्यात्म, इसका क्या संबंध है? मजदूर और किसान, किसान इस तरह है जैसे हमारे शरीर के लिए श्वास जरूरी है, इसी तरह देश के लिए किसान जरूरी है। अब किसान की फसल और नस्ल दोनों जरूरी हैं। नस्ल को बचाने के लिए अध्यात्म का होना बहुत जरूरी है। जब वो अध्यात्म में प्रवेश करता है, जब वो सुमरन कर रहा है, बैठ रहा है, सांसों के आने जाने की अभ्यास की प्रक्रिया कर रहा है, जो अध्यात्म की प्रक्रिया है, जो भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है। उन्होंने पाखंड का वर्णन नहीं किया। उन्होंने कहा जी रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधे कर, श्वास के आगे जो चल रहा है उसको सुन, और गुरु की शरण में जाओ, वो बताएगा कैसे कैसे होगा। क्योंकि अध्यात्म से अंदर की शक्ति आती है। आप लोग कभी इधर, अभी थोड़ी देर बाद बिहारी गांव है, अभी यहाँ बिहारी, इसके बाद वहाँ जाएंगे। वहाँ एससी वर्ग, जो संवैधानिक वर्ग है, एससी वर्ग के युवा इकट्ठे हो रहे हैं, जिनका था कि रोज नशा करना ही करना है, किसी तरह का भी नशा। आज वे नशा छोड़कर, हमने कहा यहाँ हम आ रहे हैं, कहा जी आधे घंटे के लिए आप हमारे आ जाओ, तो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। नशा, जो रोज नशा करते थे अब वो चाय तक नहीं पी रहे हैं। तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन सफलता मिली। गुरुजी, क्या कभी विरोध हुआ किसी चीज का, चाहे जाति की बात करें या फिर हम इसकी बात करें, क्योंकि नशा छुड़ाने की मैंने जो बात कही बहुत मुश्किल होता है, तो कभी आपको विरोध का सामना करना पड़ा? कोई भी परिवर्तन होता है ना, तो पहले तो उसका उठता है मजाक, फिर होता है विरोध, फिर साथ लग जाते हैं। तो ये तीनों काम हुए, पहले हमारा मजाक हुआ। तो चलिए गुरुजी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, आपको बहुत ऐसी अलग जगानी है समाज में। बहुत सारे लोग आपको, करोड़ों लोग टीवी पर बैठकर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के जरिए आपका ये शो पहुंचेगा, और यहाँ भी लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं, सैकड़ों से लोग हैं। क्या जिंदगी, जीवन को जीने के लिए क्या मंत्र देंगे आप? जीवन, खुशहाल जीवन, अंदर से खुशी के साथ जिया जाए। हम तो यही कहेंगे, क्रांतिकारियों की यातना बलिदान को गहराई पूर्वक एहसास करो, अध्यात्म को स्वीकार करो, पाखंड का नाश करो। देखना नशा छूट जाएगा, जाति व्यवस्था से का जहर अंदर से निकल जाएगा। केवल क्रांतिकारियों की यातना बलिदान को गहराई से महसूस किया जाए और अध्यात्म को स्वीकार किया जाए। चलिए गुरुजी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अच्छी जंग लड़ रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं जातिवाद, और सबसे बड़ी बात है नशा के खिलाफ, क्योंकि नशा एक बहुत ही वाकई में युवा पीढ़ी को प्रभावित भी करता है। आपकी इस मुहिम को जी मीडिया लगातार आवाज देता रहेगा, हम आपको सहयोग करेंगे कि आप ऐसे इस मुहिम को आगे चलाते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल, ये मुहिम ऐसे आगे बढ़ते हैं, और मैं बुलाना चाहूंगी एडिटर रमेश चंद्रा सर को कि प्लीज आए और गुरुजी को सम्मानित करें, क्योंकि और तालियों से स्वागत भी करें। और जो गुरुजी ने मंत्र दिया ये बहुत महत्वपूर्ण है आजकल के युवाओं के लिए, क्योंकि पहला उद्घोष इन्होंने दिया कि नशे का नाश हो और फसल से पहले नस्ल बचाओ। ये अभियान चला रहे हैं जो आजकल की पीढ़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, और गुरुजी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि नशा ना हावी हो और उसे पूरी तरह से छुड़ाया जाए। और यही वजह है कि तमाम जो युवा हैं जो जुड़ रहे हैं, आध्यात्म से जुड़ रहे हैं गुरुजी के साथ, और साथ ही आज चाय तक पीना उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि चाय की भी एक आदत होती है। तो आदत को कैसे छुड़ाया जाए उसकी एक मुहिम गुरुजी चला रहे हैं, और जातिवाद को लेकर भी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंद मजदूर किसान समिति के सहयोगी जो आपस में मिलते हैं, उद्घोष होता है हमारा, नशे का नाश हो, जाति व्यवस्था का सत्यानाश हो। हर बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी।